आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। स्वराज में आज देखिए क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल की महान गाथा। कौन थे वे लोग जिन्होंने ब्रिटिश खजाने को छीनने की सबसे बड़ी योजना बनाई और उसे सफलतापूर्वक अंजाम भी दिया? वो घटना जिसके कारण पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में क्रोध और प्रतिशोध की लहर दौड़ गई। वो घटना जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को न केवल शर्मसार किया, यद्यपि उनकी क्षमता पर भी सवाल उठाया। इस अंग्रेजी खजाने को छीनने वाले और कोई नहीं बल्कि देश के युवाओं का ही एक समूह था, जिसमें 20 से 30 वर्ष की आयु के युवा भारतीय क्रांतिकारी शामिल थे, जिन्होंने विशाल और शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी थी। और इस पार्टी की स्थापना से लेकर काकोरी कांड के एक्शन प्लान तक के मास्टरमाइंड थे रामप्रसाद बिस्मिल। बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। छोटी सी उम्र से ही वे भारत की स्थिति से परिचित थे। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ शाहजहांपुर के एक आर्य समाज मंदिर में आर्य कुमार सभा की शुरुआत भी की थी। वहां उनकी मुलाकात उनके जीवन के सबसे बड़े गुरु स्वामी सोमदेव से हुई। एक बार स्वामी सोमदेव की तबीयत खराब हो गई थी और युवा बिस्मिल ने दिन रात देखभाल की। रामप्रसाद बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। तुम्हारा समर्पण ही एकमात्र कारण है कि मैं पुनः अपने पैरों पर खड़े होकर चल सकता हूं। मैं तुमसे और तुम्हारी निस्वार्थ सेवा से बहुत प्रभावित हूं राम। मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है स्वामी जी। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इतने दिनों तक आपके साथ रहने का मौका मिला। स्वामी जी, मैं चाहता था कि आप मेरी नई कविता सुने। क्यों नहीं बेटा, अवश्य सुनाओ। है मातृभूमि, प्रत्येक भक्त तेरामय हो। अज्ञान की निशा में, दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो। तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो। वह भक्ति देखी
बिस्मिल सुख में तुझे ना भूले, वे शक्ति दे कि दुख में कायर ये ना हृदय हो। अद्भुत, सचमुच अद्भुत है राम। कविता रचने का ये उपहार स्वयं तुम्हें ईश्वर से प्राप्त हुआ है, इसलिए तुम्हें पूरी तन्मयता के साथ निरंतर इसका अभ्यास करना चाहिए। राम प्रसाद, बेटा बहुत दिनों से मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था। हाँ पूछिए ना स्वामी जी। राम बेटा, भले ही दिन रात तुमने मेरी सेवा करके मुझे स्वस्थ कर दिया है, परंतु मेरा स्वास्थ्य बहुत अधिक समय तक ठीक नहीं रह पाएगा। मेरे जीवन के गिनती के ही कुछ दिन बचे हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं स्वामी जी? क्योंकि यही सत्य है बेटा, मेरे जीवन का अंत निकट आ चुका है। ऐसा नहीं हो सकता स्वामी जी। होने को कोई नहीं टाल सकता, इसलिए तुम्हारे अंदर की असीम क्षमता को देखते हुए आज मैं तुमसे कुछ ऐसा मांगना चाह रहा हूं जो मैं अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी प्राप्त नहीं कर सका। हाँ कहिए ना स्वामी जी। राम प्रसाद, बेटा मैं चाहता हूं कि तुम अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दो, क्योंकि हमारे देश को तुम्हारे जैसे निष्ठावान और देशभक्त युवाओं की अत्यंत आवश्यकता है, जो अपने देश की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पण कर सके। बेटा मेरे जीवन के जितने भी दिन शेष बचे हैं, मैं तुम्हें अपना समस्त ज्ञान, अनुभव और बुद्धिमत्ता प्रदान करने का प्रयास करूंगा, जो मैंने अपने जीवन में कठिन संघर्ष और तप से अर्जित किया है, जिसकी शुरुआत ब्रह्मचर्य के पवित्र व्रत से होगी। राम प्रसाद, बेटा क्या तुम मेरे प्रत्येक आज्ञा का पालन करोगे? स्वामी जी, आप जैसे महान योगी से ज्ञान प्राप्त करना मेरे लिए सौभाग्य है और सम्मान की बात होगी। मैं आपको वचन देता हूँ कि अपने पूरे जीवन भर आपके बताए गए रास्ते पे चलूंगा, अपनी आखिरी सांस तक पीछे नहीं हटूंगा। रामप्रसाद बिस्मिल ने स्वामी सोमदेव जी से शिक्षा लेनी प्रारंभ कर दी। धर्म से लेकर राजनीति, विदेशी इतिहास और कई विषयों पर आधारित किताबें पढ़ने को दी। हाउ अमेरिका गॉट इट्स इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की कई प्रतियां भी की और ये पुस्तक बहुत लोकप्रिय भी हो गई। लेकिन अंग्रेजों को इसका पता चल गया और उन्होंने इस पुस्तक की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। मदन, इतनी कम प्रतियां क्यों छापी हैं? ज्यादा छाप के क्या फायदा राम प्रसाद? पुलिस की कड़ी नजर है हमारी किताब पर। अधिक प्रतियां छाप भी देंगे तो बेच नहीं पाएंगे। राम प्रसाद, मुझे तो लगता है कि ये किताब छोड़ के हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? इतना अच्छा मौका मिला और तुम कह रहे हो दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन है दिसंबर महीने में। हम अपना स्टॉल लगाएंगे और जोरों शोरों से किताब बेचेंगे। पर कैसे? अंग्रेज हमें किताबें नहीं बेचने देंगे। मदन, मुझ पर भरोसा करते हो तो बस फिर तुम जोरों शोरों से किताब छापो। इन किताबों को कैसे बेचना है ये मुझ पर छोड़ दो। हे, ये बॉक्सेस यहाँ पर क्या कर रहे हैं और तुम्हें इसे लाने की परमिशन किसने दी? सर, वो हम मेडिकल कैंप लगाना चाहते हैं। अच्छा, क्या है इन बॉक्सेस में? दिखाओ मुझे।
सारा फर्स्ट एड और मेडिकल का सामान। दूसरा बॉक्स दिखाओ। चलो चलो आगे बढ़ो। अरे भाई, हाँ तुमने वो खुफिया किताबों के बारे में सुना है? कौन सी किताब भाई साहब? हाउ अमेरिका गोट इट्स इंडिपेंडेंस। ये वही किताब है जो उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित है। क्यों? क्योंकि इन किताबों में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का रहस्य है और ये अंग्रेज नहीं चाहते कि वो रहस्य हमें पता चले। मुझे तो एक प्रति मिल गई है। हाँ? अरे वाह, तुम भी जाकर ले आओ। हाँ। वरना स्टॉक खत्म हो जाएगा। हाँ। जाओ जाओ जल्दी। अरे सुनिए, ये आपने गुप्त किताब खरीदी? गुप्त किताब? बहुत ही महत्वपूर्ण है वो किताब, दिया है, लेकिन फिर भी सब लोग उसे खरीदना चाहते हैं। कहाँ मिलेगी वो किताब? अरे वो मेडिकल स्टोर। हाँ हाँ वहीं पर। ये फालतू चीजें खरीद कर पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि वो मेडिकल स्टोर देख रहे हैं, हाँ वहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण और खुफिया किताबें बेची जा रही है, जाके वो खरीदिए। तुम्हारा कोई नाम ही नहीं राम प्रसाद। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी लगभग सारी किताबें बिक जाएंगी। अच्छा, हम इन पैसों का करेंगे क्या? अधिक से अधिक हथियार खरीदेंगे, क्योंकि अब असली लड़ाई का समय आ गया है। हम सबको अपनी कमर कसनी है। चल। नमस्ते भाई। नमस्ते। मैंने सुना आपकी दुकान में असली मसाले मिलते हैं। हाँ यही तो है असली मसाले। भाई ये नहीं, असली मसाले। यही तो है। ये है, पर मुझे असली मसाले चाहिए। आप क्या पागल हो गए हो? देखिए यही असली मसाले हैं, लेना हो तो लो वरना निकल जाइए यहाँ से। देखिए मैं यहाँ व्यापार करता हूँ, मजाक नहीं करता।
नमस्ते भाई, ये गरम मसाले हैं। हाँ, यही असली है। ये कितने का दिया? ले लो, सब महंगा नहीं है। ये नहीं भाई, असली मसाले, असली। रुकिए, मैं दे सकता हूं तुम्हें असली मसाला। चलो मेरे साथ। लेकिन आप हैं कौन? व्यापारी हूं, असली मसाले बेचता हूं। अब सवाल जवाब छोड़िए तो चलिए मेरे साथ। ठीक है, अगली बार जब मैं और मसाले लेने आऊं तो ऑटोमेटिक रेडी रखना। ठीक है। अगली योजना क्या है रामप्रसाद? हम सबसे पहले किस पर हमला करने वाले हैं? उत्तर प्रदेश और पंजाब के आसपास के जमींदारों पर। क्या हम अपने ही भाइयों के खिलाफ हथियार इस्तेमाल करेंगे? ये तुम क्या कह रहे हो रामप्रसाद? क्या लगता है तुम लोगों को कि हम बस इतने से हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला कर लेंगे? नहीं, हमें बड़ी मात्रा में हथियारों की सख्त जरूरत है। हमें कम से कम उतने हथियार तो इकट्ठे करने ही होंगे जितने कि हर जिले के शस्त्रागारों में हो। इसके लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी। स्वामी जी हमेशा कहा करते थे कि लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, और हमारा लक्ष्य वो हमला है जो पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख देगा। और रही बात उन लालची और स्वार्थी जमींदारों से छीने हुए धन की, तो उसका उपयोग हम सिर्फ और सिर्फ हथियार खरीदने के लिए करेंगे। समझ गया। मदन लाल सिंह, इसे बंद कर दो। राम भैया, नमस्ते भैया। नमस्ते, आपकी तारीफ? मैं अशफाक उल्लाह खान, रियासतुल्लाह खान जो आपके साथ पढ़ते थे ना, उनका छोटा भाई हूं मैं। अच्छा, अब याद आया। बताइए कैसे आना हुआ? वो मैं आपकी कविताएं पढ़ता रहता हूँ राम भैया, बहुत ज्यादा पसंद है मुझे। कुछ कविताएं तो मैंने याद भी कर ली हैं। वो क्या है ना, मैं भी कविताएं लिखने की कोशिश करता हूँ। अब आप कहें तो मैं सुनाऊं? नहीं अशफाक, अभी नहीं। मैं तुम्हारी कविता किसी और दिन सुनूंगा। अभी मैं किसी जरूरी काम में व्यस्त हूँ। राम भैया, मैं भी आपके दल का हिस्सा बनना चाहता हूँ। अशफाक, तुम अभी बहुत छोटे हो, इसलिए हमारे दल का हिस्सा नहीं बन सकते। अभी तुम सिर्फ अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। मेरा ध्यान तो सिर्फ मेरे देश पर है राम भैया। और जहां तक बात रही उम्र की, तो हिंदुस्तान में मेरी उम्र के लोग तो लड़ते लड़ते शहीद हो गए भैया। अशफाक, मैंने कहा ना कि तुम अभी दल का हिस्सा नहीं बन सकते। अब जाओ यहां से। रामप्रसाद और उनके साथियों ने पंजाब और उत्तर प्रदेश क्षेत्र में जमींदारों के घर छापे मारने शुरू कर दिए, और वे इस कार्य में कुछ हद तक सफल भी रहे। पर कुछ लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया, जिसके कारण रामप्रसाद बिस्मिल अत्यधिक आहत हुए।
क्या वो माँ? तुम्हें इतनी कसरत करती तो इसमें इतने हंसने वाली क्या बात है? बात ये है कि इतनी मेहनत से अपने शरीर की ताकत जो बढ़ा रहे हो, लेकिन इस ताकतवर शरीर का अगर राष्ट्र के निर्माण के लिए काम ही ना आए तो क्या फायदा। इसीलिए ये व्यायाम करना बंद कर दो और जाकर कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढो और शादी भी कर लो और एक अच्छे भारतीय की तरह अपनी सामान्य जिंदगी जियो। माँ ये आप क्या कह रही हो? माँ ऐसे मत कहो, मुझे ये सब सुनकर बहुत दुख हो रहा है। दुख हो रहा है? पता है राम, सबसे ज्यादा दुख की बात क्या है? एक परिपूर्ण बुद्धिमान कट्टर राष्ट्रवादी लगभग 1.5 वर्ष से घर में बेकार बैठा हुआ है, खासकर तब जब उसके देश को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। किसी को कोई जरूरत नहीं है माँ। हर व्यक्ति अपना जीवन अपने तरीके से जी रहा है, कोई डर कर तो कोई अपना स्वाभिमान बेचकर, पर लड़कर अपना अधिकार राम, तू ऐसा क्यों सोच रहा है? क्योंकि ऐसा ही है माँ। इस देश के अमीर और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग अंग्रेजों के तलवे चाटकर खुश हैं, और कुछ लोगों की तो ऐसी हालत है कि चंद पैसों के लिए अपने ही देशवासियों को धोखा दे रहे। माँ अब आप ही बताइए, ऐसी परिस्थिति में कोई क्रांति कैसे लेकर आ सकता है? माँ आप तो जानती है ना कि मुझे मेरे ही साथियों ने धोखा दिया, मेरी पीठ में खंजर घोंप दिया। वो भी मेरे ऐसे साथी जिन पर मैं खुद से भी ज्यादा विश्वास करता था, भरोसा करता था। जब अपने जख्म देते हैं ना माँ, तो वो दर्द सहन नहीं हो पाता। फिर स्वामी सोमदेव जी को दिए हुए वचन का क्या? मैं कुछ भी नहीं भूला हूं माँ, पर आप ही मुझे बताइए, अगर मेरे अपने ही लोग मेरे खिलाफ खड़े हो जाए तो मैं अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच पाऊंगा? इन घटनाओं से मुझे ये लगने लगा है कि इस देश में लोगों को स्वराज पाने की ललक ही नहीं। सच कहूं माँ, तो कभी कभी मन इतना विचलित हो जाता है कि जी चाहता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर हिमालय चले जाओ, बस वहीं बस जाओ। तुम इतनी आसानी से हार कैसे मान सकते हो राम? तुम्हें क्या लगा आजादी पाना इतना आसान काम है? होता तो अब तक हम आजाद हो चुके। कई महान सेनानियों ने है कि एक दिन इस देश को आजादी मिलेगी। याद है ना तुम्हें, जब तुम छोटे थे और मैं तुम्हें सार्वजनिक मेले में ले जाती थी? हाँ माँ, बहुत अच्छे से याद है। एक बार उस मेले में एक नाटक हो रहा था। उसमें सन 1857 के आंदोलन के बारे में बात हो रही थी। जब नाटक खत्म हुआ तो तुम उस अभिनेता के पास गए जिसने ब्रिटिश अधिकारी की भूमिका निभाई थी, और तुम गुस्से में उस अधिकारी को देश से बाहर निकालने की बात कर रहे थे। वहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति तुम्हें टकटकी लगाकर देख रहा था और सुन रहा था। लंबे समय तक तुम उस अभिनेता को अपना दुश्मन समझते रहे। उस दिन जिस हिम्मत, मासूमियत और सच्चाई के साथ तुम उसके खिलाफ खड़े थे, उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। और उस वक्त मेरे मन में एक विश्वास जगा था कि मैंने एक असाधारण लड़के को जन्म दिया है जो बड़ा होकर ब्रिटिश साम्राज्य को इस देश से जाने पर मजबूर स्वराज लाएगा। मेरे इस विश्वास को मत तोड़ो राम। कभी नहीं तोड़ूंगा माँ, कभी नहीं। मैं मानता हूं मैं हतोत्साहित हो गया था, लेकिन आज आपने मेरे अंदर फिर से वही जोश भर दिया। मैं सब कुछ फिर से शुरू करूंगा। आपका ये बेटा आपको कभी निराश होने नहीं देगा माँ। मैं अपनी जन्म देने वाली माँ और अपनी मातृभूमि का सर गर्व से ऊंचा करूंगा। ये आपके बेटे का वादा है। उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो फिर से सचिंद्रनाथ सान्याल, सचिंद्रनाथ बख्शी, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह जैसे क्रांतिकारी नेताओं के संपर्क में आए। ये सब लोग मिलते थे और अंग्रेजों के खिलाफ योजनाएं बनाया करते थे। राम प्रसाद जी, आप कविताएं बहुत अच्छी लिखते हैं,
पर एक बात मैं समझ नहीं पाया, आप अपने नाम के आगे बिस्मिल नाम का प्रयोग क्यों करते हैं? समझ लो कि ये नाम हमारे पसंदीदा कवि को एक श्रद्धांजलि। बिस्मिल अजीम आबादी। बहुत बड़े प्रशंसक हैं हम उनके, और एक दिन उन्हीं की तरह लिखना चाहते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर सुनाइए उनकी कुछ पंक्तियां। हाँ हाँ सुनाइए। हाँ, अर्ज किया है। इरशाद इरशाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूं मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। ए शहीद मुल्क को मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसा, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमान, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमगढ़ ऊंचा ही कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। है लिए हथियार दुश्मन, ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली, गर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हाथ जिनमें हो जुनू, कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। और भड़केगा जो शोला, सा हमारा दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। अशफाक, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूं? मैंने आपसे कहा था ना राम भैया, मैं आपका मुरीद हूं। फिर चाहे वो आपकी कविताएं हों या आपकी क्रांतिकारी गतिविधियां, सब मेरे दिल को छू ही लेती हैं। हालांकि उस दिन मुझे आपने अपने दल में शामिल नहीं किया था, लेकिन मैं तब से आप पर नजर रख रहा था। मैंने सोचा कभी ना कभी तो आप मुझे जरूर अपनाएंगे, और उसी उम्मीद से बस आज आपके सामने चला आया। अशफाक, हमारी पार्टी को तुम जैसे सच्चे देशभक्त और जोशीले नौजवानों की बहुत जरूरत है। मैं मानता हूं कि पिछली बार तुम्हारी उम्र को लेकर मैं बहुत चिंतित था, और कोई बात नहीं, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं भैया, आप माफी मत मांगिए, बल्कि सच तो यह है कि पिछली बार मैं आपके दल में शामिल होने के काबिल ही नहीं था, क्योंकि उस समय मैं अपने गुस्से को बिल्कुल भी काबू नहीं कर पाता था। लेकिन अब मैंने अपने आप को बेहतर बना लिया है। अब आप मुझे अपने दल में शामिल कर सकते हैं भैया। क्यों नहीं? हमारे दल के नए सदस्य अशफाकुल्लाह खान, इनका स्वागत कीजिए। अंदर बैठो, अंदर बैठो। हमारे पास जितना धन है उससे बहुत ज्यादा हथियार नहीं खरीदे जा सकते। हाँ, हमारे पास इतने हथियार तो होने चाहिए जितने एक जिला शस्त्रागार में होते हैं। उसी से हम योजना को अंजाम दे पाएंगे। मैं कुछ दिनों से इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि मैंने एक योजना भी बनाई है। अगर इस योजना में हम सफल हो गए तो धन की समस्या भी खत्म हो जाएगी। क्या योजना है राम प्रसाद जी? बताता हूं। महीने की हर दूसरी सप्ताह में किसानों और गरीबों पर अत्याचार करके अंग्रेजों द्वारा वसूले गए कर को ट्रेन से राजधानी ले जाया जाता है। इसे ले जाने के लिए सुरक्षा के नाम पर केवल मुट्ठी भर पुलिस कर्मचारी ही होते हैं। ये पैसे सही मायनों में हमारे भारतीय भाइयों का है, तो इसका उपयोग भी हमारे भारत के लिए ही होना चाहिए। लेकिन वो ट्रेन कौन सी है? मैंने और अशफाक ने सब पता लगा लिया है। सहारनपुर रेलवे लाइन पर काकोरी नाम का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। काकोरी पार करते ही हम ट्रेन को रोक देंगे।
और खजाने का बक्सा लूट लेंगे। वहां दोनों ही तरफ घना जंगल है, जिससे हमें छुपने और भागने में बहुत मदद मिलेगी। और हाँ, हम खुद को 2 समूहों में बांटेंगे। पहला समूह ट्रेन की तीसरी श्रेणी में बटेगा, जबकि दूसरा समूह दूसरी श्रेणी में। जैसे ही ट्रेन रुकेगी, हम उतर जाएंगे और ट्रेन के बीच वाले डब्बे की ओर भागेंगे, क्योंकि खजाने का बक्सा यहीं रखा रहता है। जाम कब देना होगा? सटीक मास्टर के रिकॉर्ड बुक से पता करनी होगी आजाद। इसके लिए स्टेशन मास्टर के कार्यालय पर छापा मारना होगा। पंडित जी, आप ये कार्य मुझे सौंप दीजिए। मैं ककुली स्टेशन जाकर पूरी जानकारी इकट्ठा करूंगा। ठीक है आजाद। ये रही आपकी योजना राम प्रसाद जी। सबसे पहले आपको और अशफाक भाई को लड़ाई शुरू करनी होगी। जैसे ही आप लोग लड़ोगे, आपके आसपास में हंगामा खड़ा हो जाएगा और लोग जमा हो जाएंगे। इतने में रोशन भाई जाकर दोनों गार्ड्स को आपके पास लेकर आएंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि वो आपकी लड़ाई सुलझाएं। और जैसे ही ये यहाँ पे आएंगे, मैं जाऊंगा स्टेशन मास्टर के पास, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो भी आकर आपकी लड़ाई को खत्म करेंगे। जैसे ही वो बाहर निकलेगा, मैं रजिस्टर से ट्रेन के समय का पता लगा लूंगा। अंदर बैठो। अंदर बैठ, अंदर बैठ। रुक, बोल खजाने का बक्सा क्या है? बोल, बताओ खजाने का संदूक क्या है? बोल वरना गोली चला दूंगा। बोल। दूसरे डब्बे में। चलो चलो। बताइए संदूक की चाबी क्या है? बोल। चाबी मेरे पास नहीं है। हम लोग ने ना तय किया था कि किसी भी भारतीय को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सच बोल दे वरना गोली चला दूंगा। बोल। मेरा यकीन मानो, मेरे पास चाबी नहीं है। चाबी सिर्फ स्टेशन मास्टर के पास होती है। भगवान की कसम कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकता। हमारे पास ज्यादा समय नहीं, एक काम करो, ताला तोड़ दो। हाँ जल्दी। How could you let this happen? You were supposed to be in charge of security. We tried our best, sir. पर ऐसा अटैक होगा हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, सर। Your best was not good enough. इस घटना से पूरा ब्रिटिश पुलिस डिपार्टमेंट शर्मसार हुआ है और ये सब तुम्हारी गलती है। I understand, sir, but there is nothing else that we could have done. अच्छा, तो तुम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते थे? How can you say like this? तुम्हें और अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए था। ये इंडियन रेवोल्यूशनरीज दिन ब दिन और ब्रेव और बोल्ड होते जा रहे हैं, and now they think they can get away with anything. Yes, sir. I apologize for all of my failures. आगे से ऐसा वापस कभी नहीं होगा। अगर हुआ, तो there will be consequences. Make sure all members of this revolutionary group are apprehended. Sir. Why are you smiling, Watson? Sir, as we speak, ये इन्फॉर्मर ने राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान के बारे में एक बहुत ही कॉन्क्रीट टिप दिया हुआ है।
2 days time हम इन दोनों को अपनी इंडियंस को लगता है कि ये बहुत स्मार्ट हैं एंड विद देयर सो कॉल्ड स्मार्टनेस ये हमारे ब्रिटिश किंगडम को उखाड़ के फेंकने का प्लान बना रहे हैं बट दे हैव फॉरगॉटन टू कवर अप देयर नाउ if I may leave sir I have to go to Shahjahanpur sir राम ये क्या हो गया? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? ध्यान से सुनो, बाहर हालत बहुत बदतर है। हम में से आधे से ज्यादा लोग पकड़े जा चुके। सिर्फ मैं और आजाद उनके जंगल से बच निकले। यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं होगा माँ, मुझे निकलना होगा। राम मगर राम इसी में तुम्हारी भलाई है। रुकिए मत, हो सकता है आप एक आखिरी बार मुझे देख रही हैं। मैं चाह रहा हूं कि जिस खुशी से मैं आत्मोत्सर्ग करने जा रहा हूं उतनी ही खुशी से आप मुझे विदा करो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगले जन्म में मैं आप ही की कोख से जन्म लूं और अपने देश के लिए फिर से लड़ूं। मैं आत्मोत्सर्ग करने के लिए तैयार हूं। ले चलो मुझे मेरे दोस्तों के पास, मैं उनसे मिलने के लिए व्याकुल हूं। राम फैसला सुनाने से पहले क्या तुम में से कोई और कुछ कहना चाहेगा? जज साहब, मैं राम प्रसाद बिस्मिल भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं बार बार भारत की इस पवित्र भूमि पर जन्म लूं और तब तक शहीद होता रहूं जब तक मेरे देश को स्वराज्य नहीं मिलता। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के मैंने पिछले 4 दिनों से सुमेंदु को नहीं देखा। डर लग रहा है कहीं वो भी मर तो नहीं गया। ये लोग ऐसे पूछताछ की आड़ में हमारे सदस्यों को मार नहीं सकते। ये गलत है। हमें इसके खिलाफ जरूर कोई कदम उठाना होगा।
हमारे साथ ऐसा क्रूर व्यवहार नहीं कर सकते। कैदियों के भी कुछ अधिकार हैं जो ये लोग हमसे नहीं छीन सकते। पूछताछ के नाम पर हमारे भाइयों को मारा जा रहा है। इसे तुरंत रोकना होगा। जब तक ये अत्याचार नहीं रोका जाता मैं भूख हड़ताल करूंगा। आप में से जो भी मुझसे सहमत है वो इस भूख हड़ताल का हिस्सा बन सकते हैं। सर, कैदियों ने खाना खाने से मना कर दिया है सर, और आज तीसरा दिन है। सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर इस भूख हड़ताल की खबर जेल के बाहर पहुंच गई तो पूरे देश में आक्रोश का माहौल बन जाएगा। I give all the permission officers, जो करना है करो, पर उनका ये भूख हड़ताल तोड़ दो। 3rd डिग्री टेक्निक्स भी यूज करना पड़े तो करो। Just bring their strike. Okay, sir. The court has heard both the sides. फैसला सुनाने से पहले क्या तुम में से कोई और कुछ कहना चाहेगा? जज साहब, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वनाश चाहता हूँ और इस देश में स्वराज्य लाना चाहता हूँ। इसीलिए हम में से कुछ लोग एकजुट हुए और क्रांति की उस राह पर चलकर स्वराज्य के लक्ष्य को पाने की कोशिश करी। स्वराज जिसकी सिर्फ कल्पना ही हृदय को गर्व से भर देती है। इसमें हम कितना सफल हुए वो तो भविष्य ही बता पाएगा। पर मैं राम प्रसाद बिस्मिल भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करता हूं कि मैं बार बार भारत की इस पवित्र भूमि पर जन्म लूं और तब तक शहीद होता रहूं जब तक मेरे देश को स्वराज्य नहीं मिलता। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। This court has made its decision. IPC section 121A, 120B, 302 and 306 के तहत राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी को फांसी की सजा सुनाई जाती है। अगर तुमने जज साहब से माफी मांग ली होती तो तुम्हें छोड़ देते राम प्रसाद। माफी? माफी तो वो इंसान मांगता है जिसको अपने किए पर पछतावा। पर मुझे तो गर्व है अपने आप पर। मेरे गुरुजी स्वामी सोमदेव जी को मिलने से लेकर काकोरी का खजाना लूटने तक मेरा हर दिन थे। मैं आभारी हूं मेरे गुरुजी दिखाए, भाग्यशाली हूं कि बलिदान देने का मौका दिया मुझे। एक चीज चाहिए, मेरी एक दरख्वास्त है आपसे। जब तक मुझे फांसी नहीं दी जाती क्या मुझे मेरे पसंदीदा गाना गाने की अनुमति है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अशफाक, हमारी पार्टी को तुम जैसे सच्चे देशभक्त और जोशीले नौजवानों की बहुत जरूरत है। राम प्रसाद, बेटा मैं चाहता हूं कि तुम अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दो, क्योंकि हमारे देश को तुम्हारे जैसे निष्ठावान और देशभक्त युवाओं की अत्यंत आवश्यकता है, जो अपने देश की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पण कर सके। इस प्रकार भारत माता के इन 4 सपूतों ने खुशी खुशी मौत को गले लगाया। राम प्रसाद बिस्मिल की इस काकोरी कांड की योजना ने सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु सहित कई क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। पूरे भारतवर्ष में क्रांति की ऐसी लहर उठी जिसने ब्रिटिश ताज को हिलाकर रख दिया और यह संदेश भी दे दिया कि अंग्रेज अब अधिक समय तक भारत पर राज नहीं कर पाएंगे। स्वराज के महानायक राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों को समस्त राष्ट्र का शत शत नमन। अगली कड़ी में देखिए राजगुरु और सुखदेव की महान गाथा। आपका बेटा किसी महान उद्देश्य के लिए बना है। ये है राजगुरु, जो इंडियन डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का विस्तार हर राज्य में कर रहे हैं। तुम्हारी मिट्टी पर खड़े होकर हमें लात मारते हो। देखना, तू भी एक दिन देश के लिए लड़ेगा, सारा देश तुझ पे नाज करेगा। बच्चों, आप सब लोग सर झुकाकर इनका अभिवादन करोगे। गर्दन ठीक है तुम्हारी? तो गर्दन नीचे झुकाओ। स्मिथ ने उस बच्चे को बहुत पीटा, पर उसने अपनी गर्दन नहीं झुकाई। वो बच्चा मेरा यार सुखदेव थापर। उन कसाईयों ने बड़ी बेदर्दी से उन पर लाठियां बरसाई हैं। स्कॉट का मरना तय है, नहीं तो हमारी मिट्टी, हमारा देश हमें कभी माफ नहीं करे। आप सब लोगों को जो करना है कीजिए, लेकिन उस स्कॉट को गोली मैं मारूंगा पंडित जी। ये अब कोई एसोसिएशन नहीं बल्कि आर्मी है, वो आर्मी जो भारत माता के लिए लड़ेगी। ये देश के सरिया दर्शकों नमस्कार। अभी आपने देखा धारावाहिक स्वराज का आज का एपिसोड और अब समय है स्वराज क्विज का। स्वराज क्विज के अंतर्गत आपसे हर एपिसोड के अंत में 3 सवाल पूछे जाएंगे। सही जवाब चुनने के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से आपको एक सही विकल्प चुनना होगा। जी हाँ, आपने सही अनुमान लगाया। हमारे आज के सवालों के सही उत्तर टीवी पर दिखाए गए आज के एपिसोड में ही कहीं छिपे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्वराज क्विज। स्वराज धारावाहिक के पिछले एपिसोड में हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे, जिनके सही उत्तर के साथ हम सवाल दोहरा रहे हैं। हमारा पहला सवाल था, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? और इसका सही उत्तर है भावरा, मध्य प्रदेश। हमारा दूसरा सवाल था, मैजिस्ट्रेट के प्रश्न पर चंद्रशेखर आजाद ने अपने पिता का नाम क्या बताया था? और इसका सही उत्तर है स्वाधीन। हमारा तीसरा और अंतिम सवाल था, वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ अपनी कनपट्टी पर बंदूक रखकर किसने खुद को गोली मार ली थी? जिसका सही उत्तर है चंद्रशेखर आजाद। हमें बहुत खुशी है कि आप सभी दर्शकों ने बहुत उत्साह के साथ स्वराज क्विज में हिस्सा लिया और लकी ड्रॉ के माध्यम से जिन 10 भाग्यशाली विजेताओं को चुना गया है उनके नाम हैं, और जिन लोगों ने स्वराज क्विज में हिस्सा लिया उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आइए
अब बढ़ते हैं हमारे आज के स्वराज क्विज के प्रश्नों की ओर। स्वराज क्विज का पहला प्रश्न आपके टीवी स्क्रीन पर। हाउ अमेरिका गॉट इट्स इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए स्वामी सोमदेव, ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी मदन सिंह या ऑप्शन डी असफुल्ला खां। और इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है एक विकल्प सही जवाब के रूप में। और अब आगे बढ़ते हैं स्वराज क्विज के दूसरे प्रश्न की ओर। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल, इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन ए शचींद्रनाथ सान्याल, ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी बिस्मिल अजीमाबादी या ऑप्शन डी बिस्मिल्ला खां। और इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है एक विकल्प सही जवाब के रूप में। और अब आगे बढ़ते हैं स्वराज क्विज के तीसरे और अंतिम प्रश्न की ओर। ये किसने कहा था मैं ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वनाश चाहता हूँ और देश में स्वराज लाना चाहता हूँ? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी मदन सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद या ऑप्शन डी राजेंद्र लाहिड़ी। और पहले की ही तरह इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है एक विकल्प सही जवाब के रूप में। अगर आपने स्वराज धारावाहिक की आज की कड़ी ध्यान से देखी है तो आप इन सवालों के जवाब आसानी से दे पाएंगे। स्वराज क्विज में हिस्सा लेने के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे mygov.in के लिंक पर जाएं या फिर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें और ये आपको mygov.in के लिंक पर ले जाएगा। स्वराज क्विज का सही उत्तर देने वाले दर्शकों में